जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक तथा लवण। ये जो है क्लास 10th के साइंस का सेकेंड चैप्टर है। अर्थात ये जो केमिस्ट्री में जो सेकेंड चैप्टर है, क्या? अम्ल, क्षारक तथा लवण। अर्थात इसको एसिड, बेसेस एंड साल्ट होते हैं। हमने क्या किया है, पहला जो चैप्टर है उसको हमने पीछे अपलोड कर दिया है। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो देखिए, अम्ल, क्षारक तथा लवण जो होते हैं, अर्थात अम्ल और क्षारक पहले जो थे प्रारंभ में, तो इनको इनके स्वाद के अनुसार इनको पहचाना जाता था कि ये अम्ल है और ये क्या है, क्षारक है। अर्थात जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको बोल दिया गया प्रारंभ में कि ये अम्ल होते हैं, और जो कड़वा होते हैं उनको बोला गया ये क्या है, क्षारक हैं। तो आइए आज देखते हैं हम लोग इसमें कि अम्ल, सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ लिया जाए। तो अम्ल क्या होते हैं? तो देखिए, प्रारंभ में पदार्थों को, अर्थात प्रारंभ में पदार्थों को उनके स्वाद तथा लिटमस पेपर पर प्रभाव के आधार पर अम्लों तथा क्षारकों का क्या किया जाता था, वर्गीकरण किया जाता था। जैसे बताएं कि प्रारंभ में क्या किया जाता था, अम्ल हुए और क्षारक हुए, तो वो लिटमस पेपर एक आता है, उसके आधार पर बताया जाता था कि ये अम्ल है कि क्षारक है, या फिर उनके स्वाद के अनुसार। और स्वाद में क्या हो जाए, खट्टा हो जाए तो कहते थे कि अम्ल है, और वही अगर स्वाद में कड़वा हो गया तो बोलते थे क्षारक है। तो इस आधार पर हम लोग बोला जा सकता है, इस सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, अर्थात वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को, अर्थात नीला जो लिटमस पेपर है उसको ये लाल कर देगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अर्थात यही क्या है, प्रारंभ की परिभाषा है, अभी की नहीं। प्रारंभ में इसकी परिभाषा इसी तरह दिया जाता था कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। या जो खाने पीने में यानी जो स्वाद में खट्टे हो जाते थे उसे अम्ल कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है सिरका, सिट्रस अम्ल, नींबू, संतरा, इमली, एसिटिक अम्ल, टार्टरिक। ये क्या थे, प्रारंभ में इनको बोला जाता था कि ये सब क्या हैं, अम्ल हैं। आज भी है अम्ल, लेकिन आज के आधुनिक जो है परिभाषा के अनुसार नहीं। प्रारंभ में इनको बोला गया था कि ये सब एग्जाम्पल थे। यानी नींबू है, खट्टा होता है स्वाद में, संतरा भी खट्टा होता है, इमली भी एसिटिक अम्ल, टार्टरिक भी होते हैं। यानी ये सब जितने एग्जाम्पल लिखे ये स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। इस आधार पर इनको क्या बोला जाता है, अम्ल बोला जाता है। लेकिन एक वैज्ञानिक आए, आर्हेनियस साहब ने आया, तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रारंभ वाला है परिभाषा, उसको बदलकर अपनी एक परिभाषा दे दिए, जिनके अनुसार था वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार इनकी जो परिभाषा है, जो मॉडर्न है यानी आधुनिक वाला जो परिभाषा दिया जाता है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि अम्ल में केवल क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन तत्व जरूर पाए जाते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि सभी अम्लों में क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन तत्व जरूर पाए जाते हैं। अर्थात ये क्या थे, प्रारंभ में जो परिभाषा थी वो, और आर्हेनियस यानी जो आधुनिक वाला चल रहा है कि वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई अन्य आयन नहीं देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और ये क्या है, इससे हम लोगों को स्पष्ट हो गया कि नहीं कि अम्लों में किसकी मात्रा होती है, तो हाइड्रोजन की मात्रा जरूर पाई जाती है। अर्थात ये क्या थे, एसिड और इसके यानी प्रारंभ की परिभाषा और मॉडर्न परिभाषा। अभी अब जो देखा जाएगा कि अम्ल के प्रकार, यानी अम्लों के प्रकार में देखा जाएगा दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, उसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हाइड्रोजन सिर्फ आयन देते ही हैं, यानी और कोई धन आयन नहीं देते हैं, सिर्फ क्या देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन ही
देते हैं। तो आइए अब देखते हैं अम्लों के प्रकार। देखिए अब देखते हैं अम्लों के प्रकार, अर्थात अम्ल के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। इसमें एक आता है दुर्बल अम्ल और एक आता है प्रबल अम्ल। अर्थात पहला जो है प्रबल अम्ल। तो देखिए प्रबल अम्ल कहते किसे हैं, तो जो ये क्या करते हैं, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अर्थात इनका जो वियोजन होता है, अर्थात ये पूरी तरह से क्या हो जाएं, वियोजित हो जाएं, उसी को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। ये सामान्य तथा खनिज अम्ल देखिए जैसे सामान्य तथा खनिज अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, यानी प्रबल अम्ल होते हैं। यानी जो सामान्य रूप से जो होते हैं सामान्य, और खनिज अम्ल क्या कहला होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, यानी ये सब तीनों क्या हैं, यानी और भी हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से कहा जाता है क्या, प्रबल अम्ल के में अगर एग्जाम्पल आते हैं ना तो दिमाग में सबसे चीज ये चलता है कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल देंगे कौन। तो ये तीनों को आप लोग अक्सर केमिस्ट्री में देखते रहते हैं, H2SO4, HCl, HNO3 को। तो ये सब क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं, और ये क्या होते हैं, पूरी तरह जल में वियोजित हो जाते हैं। अर्थात ये देखिए, यानी सामान्य तथा खनिज अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे अगर इसी को देखना चाहें तो देख सकते हैं कि H2SO4 ये पूरी तरह से वियोजित हो गया, और वियोजित होकर क्या करेंगे, 2H+ और सल्फेट आयन। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अम्ल में यही परिभाषा है ना कि ये पूरी तरह से जल में वियोजित होकर क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ही दिया है, यानी इसके बाद कोई धन आयन नहीं दिया है। ऋण आयन तो देगा, लेकिन धन आयन क्या दिया है, सिर्फ एक दिया है, इसीलिए क्या है, प्रबल अम्ल है। इसी तरह आता है दुर्बल अम्ल। तो जैसे प्रबल अम्ल में होता है कि पूर्णतः क्या हो गए, आयनित हो गए हैं या पूरी तरह से वियोजित हो गए हैं, लेकिन इनमें क्या होते हैं कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी पूरी तरह से क्या होते हैं, जल में वियोजित नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, सामान्य तथा कार्बनिक अम्लों, अर्थात पादप तथा जंतुओं से क्या होते हैं, ये अम्ल प्राप्त होते हैं। यानी जो पादप हुए और जो जीव जंतु हुए उससे क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल प्राप्त होते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, HCN CH3COOH, ये क्या है, HCOOH यानी हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाया जाता है, और ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। इनको भी वियोजित करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे HCN को वियोजित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे, हाइड्रोजन आयन और साइनाइड। यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए H+ आयन दिया है, यानी हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धन आयन नहीं दिया है, जिसकी वजह से ये भी क्या है, अम्ल है। लेकिन कौन सा अम्ल है, तो ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अर्थात ये क्या थे, अम्लों के प्रकार में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दोनों में हाइड्रोजन आयन तो देंगे, लेकिन एक जो है प्रबल अम्ल में जल में ये पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल किसमें पाए जाते हैं, पूछ सकता है, तो पादप तथा जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। और जबकि वे स्ट्रांग यानी प्रबल अम्ल जो होते हैं किससे प्राप्त होते हैं, तो खनिज अम्लों से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या थे, अम्लों के प्रकार। अब आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अब देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण। इसके निर्माण की क्रिया को तो देख लिए, अब इसके क्या देखेंगे, भौतिक गुण। तो देखिए अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अर्थात देखिए ये अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। अर्थात ये जल में विलय के कारण ही तो ये मिल जाते हैं हाइड्रोजन आयन। तो ये क्या होते हैं, जल में, ये स्वाद में खट्टे तथा जल में
विलय होते हैं। और एक अम्ल की खासियत होती है कि यह नीले लिटमस को किसमें परिवर्तित कर देता है, लाल में। अर्थात ये देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और एक आता है एसिड का, नाम सुने होंगे। अम्ल तो ऐसे जनरली हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग अक्सर नाम लेते हैं एसिड। तो एसिड जो होता है प्रकृति में संक्षारक का काम करता है। अर्थात कहीं जंग लग गया हो या चाहे किसी भी चीज पर डाल दिया जाए तो उसको क्या कर देता है, ये संक्षारित कर देता है, यानी उसकी परत को हटा देता है। तो ये देखिए कि अम्ल प्रकृति में क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी आदि, कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आजकल देखिए ट्रेंड चल रहा है कि एसिड किसी के मुंह पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यानी उसकी पूरी जो स्किन होती है, वो जहाँ पड़ता है उसका छींटा, वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इस समय जनरली आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोई भी गुस्सा हो रहे हैं तो तुरंत एसिड लेकर और उसके मुंह पर फेंक दे रहे हैं। तो ये क्या है, वो एसिड ही है, जिसको हम लोग जनरली में अम्ल बोलते हैं, लेकिन उसकी अंग्रेजी जो होती है एसिड होती है। तो उसी को फेंक देते हैं। तो ये क्या कर देता है, संक्षारक के काम आता है। अब आइए देखते हैं अम्लों के रासायनिक गुण। अर्थात देख लीजिए अम्लों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के रासायनिक गुण में पहला आता है कि धातु से क्रिया। धातु से क्रिया। तो अम्ल विभिन्न सक्रिय, दो बार लिख दिए हैं, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जो एक्टिव होंगे, एक्टिव जो धातु होंगी उनसे क्या कर लेता है, जैसे में सोडियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी वहां से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। अर्थात जो सक्रिय धातु होंगे वो, जैसे इसका रासायनिक अभिक्रिया देख लिया जाए। जैसे हम जिंक है, जिंक की अभिक्रिया कोई अम्ल से करा दिए, H2SO4, तो क्या बन जाएंगे, ZnSO4, और क्या कर लेगा, H2 बाहर निकल गया। वही है कि जिंक जो है हाइड्रोजन सल्फेट यानी अम्ल है से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, जिंक सल्फेट, और क्या रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन। यानी इसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी इसको क्या कर दिया, वो रिलीज कर दिया हाइड्रोजन को। अर्थात इसके भौतिक गुण में क्या होते हैं कि इसके स्वाद खट्टे होते हैं और जल में विलय होते हैं। ये क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। और एसिड जो होता है संक्षारक का काम करता है। और ये है इसके रासायनिक गुण। तो इसका एक रासायनिक गुण देख लिए, आइए अब इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर जो है, देखिए अम्लों के रासायनिक गुण में जो दूसरा नंबर है वो है धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। अर्थात अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अर्थात जो धातु ऑक्साइड, कोई एक धातु ऑक्साइड, जैसे यहां पर लिख सकते हैं क्या, धातु ऑक्साइड, अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेगा। यानी ये हो गए धातु ऑक्साइड, ये क्या हो गए, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना ले रहा है, लवण और जल, ये बना रहा है। तो कोई एक धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अर्थात ये क्या है, धातु ही ऑक्साइड है। तो CaO प्लस यहां से ले लेते हैं HCl, ये भी तो एक अम्ल है। तो क्या बना लेगा, CaCl2 प्लस जल ले लेगा, H2O। तो देखिए धातु ऑक्साइड ने अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना लिया, लवण और उसके साथ साथ जल। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। ये भी क्या है, एक लवण है, कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या निकल गए, जल। अर्थात
ये जो थे अम्लों के रासायनिक गुण थे। अब इसका अम्लों का उपयोग भी देख लेते हैं कि अम्लों के उपयोग। तो देखिए अम्लों में मुख्य रूप से 3 अम्लों को हम लोग लेते हैं जो मिलता है। ये देखिए ये प्रबल अम्ल होते हैं। तो जिसमें पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो लेड बैटरियों में, यानी जो बैटरी आती है उसमें इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम उद्योग में, उर्वरक निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो H2SO4 का, यानी लेड जो बैटरी आती है वो। इसके बाद पेट्रोलियम उद्योग में और उर्वरक के निर्माण में और भी जगह आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ आती हैं? तो यहाँ पर आती हैं। और दूसरा है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। तो ये सोने तथा चांदी के शोधन में, अर्थात कोई भी सोना और चांदी होता है ना, तो उसको साफ करने में इसी का यूज होता है। किसका? HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का। फिर इसका उपयोग औषधि विस्फोटक के निर्माण में भी इनका होता है, यानी दवाओं के उपयोग में होता है। और किसके उपयोग में? तो विस्फोटक के रूप में भी इनका उपयोग होता है। और एक देखिए इसका नोट, यानी HNO3 को ही क्या बोलते हैं? सोरे का अम्ल। यानी जो HNO3 है इसको लिख सकते हैं सोरे का अम्ल, इसको सोरे का अम्ल भी बोला जाता है। ये भी हो गए। और तीसरा है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या करते हैं? वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने में इनका काम होता है। और मान लेते हैं कहीं पेंट वेंट करना होता है तो लोहे में जो जंग लगती है तो वहां पर भी इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसका भी एक उपयोग है। अर्थात अभी तक हमने कितना क्या बताया था अम्ल के बारे में। अब आइए देखते हैं क्षारक के बारे में, क्योंकि अम्ल पूरी तरह से क्या हो गए? खत्म हो गए। अब देखा जाएगा क्षारक। तो देखिए अब देखेंगे हम लोग क्षारक अर्थात बेसेस। अर्थात अम्ल तो पढ़ लिए, अब देखा जाएगा क्षारक। तो अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में तीक्ष्ण या फिर कड़वा होते हैं। ये प्रारंभ की परिभाषा है, जैसे कि अभी अम्ल में बताए थे, प्रारंभ की परिभाषा में हम लोगों ने उसको जाना था। तो देखिए यानी क्षारक की जो परिभाषा होगी क्या होगी? कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक कहलाते हैं। ये प्रारंभ की परिभाषा है। ये कि क्या करते हैं कि जो क्षारक होते हैं वो क्या होते हैं? स्वाद में तीक्ष्ण या फिर कड़वा होते हैं। और ये लाल लिटमस पेपर को किसमें परिवर्तित कर देते हैं? तो नीले में। अर्थात ये क्या होते हैं? क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं साबुन। साबुन जो होता है एक क्षारक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी के बाद आता है कि आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, अर्थात आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो है, जैसे अम्ल में हाइड्रोजन आयन देते थे, इसमें क्या करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यानी वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में OH- या फिर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये OH- है, यही देता ही है। अर्थात ये क्या है? OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और क्षारक के भी प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या होते हैं? एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। तो आइए देखते हैं क्षारकों के प्रकार में पहला जो है प्रबल क्षारक। तो वे पदार्थ यानी वे क्षारक जो जल में क्या हो जाए? पूर्णतया वियोजित होकर, देखिए यहाँ पर लिखे भी है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर OH- आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। यानी इसके अतिरिक्त और कोई ऋणावेशित आयन नहीं देते होंगे, तो वही क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। इसमें इसकी जो एग्जाम्पल होंगे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए हाइड्रोक्साइड आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये सब क्या है? क्षारक के एग्जाम्पल है। वो भी कौन से क्षारक है? तो ये प्रबल क्षारक है। अर्थात ये क्या है? प्रारंभ की परिभाषा है वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। ये और आर्हेनियस ने कहा था कि वे रासायनिक पदार्थ
जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाए, वियोजित होकर क्या दे दें, OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। इसको और देख लीजिए एक को, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या दे देगा, K प्लस और OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, और ये क्या है, पोटेशियम आयन। ये हो गए, क्योंकि ये प्लस है तो पोटेशियम आयन और OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या थे, प्रबल अम्ल। अब देखा जाए दुर्बल अम्ल। देखिए दूसरा जो है क्या है, दुर्बल अम्ल। अर्थात एक तो हमने क्या पढ़ लिया, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में KOH NaOH BaOH का होल ट्वाइस। अब क्या देखेंगे, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल भी वही क्या होते हैं कि ये वे रासायनिक पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यानी वे क्षारक जो रासायनिक जो जल में, देखिए वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, जल, ये दुर्बल अम्ल है। अर्थात ये है कि, तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग कि दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आते हैं और प्रबल अम्ल में कौन कौन से आते हैं। जो जल में पूरी तरह से वियोजित हो गया उसे क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, और जो नहीं हुआ उसे दुर्बल अम्ल। अब आते हैं इसके भौतिक गुण, इसके क्षारकों के भौतिक गुण। तो क्षारक जल में विलेय तथा, क्षारक जो होते हैं जल में विलेय तथा स्वाद में क्या होते हैं, तीखे या फिर कड़वे होते हैं, यही होते हैं। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जैसा कि बता दिया गया है। और क्षारक को स्पर्श करने पर, क्षारक को स्पर्श करने पर साबुन के समान कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है। जैसे उस क्षारक को अपने हाथ में ले लेंगे, ऐसे थोड़ा सा कर देंगे तो वो साबुन की तरह क्या होने लगते हैं, मुलायम होने लगते हैं। यानी जो जहां पर क्षारक हो जाते हैं तो वहां पर ये पूरी तरह से साबुन की तरह क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। तो ये हो गए क्षारकों के भौतिक गुण। अब आते हैं क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में। तो क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया किया करता है, यानी धातु के साथ अभिक्रिया, जिसमें पाला है। तो प्रबल क्षारक सक्रिय धातु से अभिक्रिया करके क्या दे देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अर्थात जो है धातु के साथ अभिक्रिया, किसका, क्षारक का। तो क्या देगा, क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। तो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्षारक का। तो क्षारक के एग्जाम्पल, जैसे कोई एक क्षारक ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं NaOH, और धातु में ले लेते हैं जिंक को, तो क्या बना लेगा, Na2ZnO प्लस H2, इसका नाम हो जाएगा सोडियम जिंकेट। देखिए ये हो गए क्षारक, ये हो गए धातु, क्या बना रही है, Na2ZnO यानी सोडियम जिंकेट, और क्या प्राप्त हो गए, H2 गैस क्या हो गया, रिलीज कर दिया, यानी निकल गए। तो ये क्या थे, धातु के साथ अभिक्रिया, यानी क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। रासायनिक गुण में अब दूसरा नंबर भी देख लेते हैं। देखिए अब क्या देखेंगे, रासायनिक गुण में दूसरा नंबर, अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अर्थात अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्षारक जो होता है लवण और जल बनाते हैं। अर्थात वही है कि क्षारक अधातु ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया अधातु के अम्लीय प्रकृति को क्या कर देता है, सिद्ध कर देता है कि यह अम्लीय प्रकृति का है कि नहीं है। अर्थात क्षारक जो है अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना ले रहे हैं, लवण और जल। तो पहले क्या लेते हैं क्षारक, तो क्षारक में ले लेते हैं Ca,
OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्षारक है और इसमें क्या ले लेते हैं, कोई अधातु ऑक्साइड, यानी अधातु ऑक्साइड में ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसको साफ से लिख देते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, CaCO3 और क्या बना लिया H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये बन गए और साथ में क्या बन गए, जल। ये भी हो गए जल। तो देखिए यही है कि अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, क्षारक, लवण और जल। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग में 4-5 ये जो है, हमने क्या किया है, अम्लों को ले लिया है, अरे ये क्षारकों को, और इसके बारे में बता दे रहे हैं कि जैसे एक है AlOH का होल थ्राइस, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो उपयोग होता है वस्त्र उद्योग में किया जाता है प्रति अम्ल बनाने में, यानी कहीं अम्ल बन गए तो उनके एंटी एसिड बनाने में क्या होता है, इसका यूज होता है। यानी कहीं एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए किसका जरूरत पड़ जाती है, एंटी एसिड की। तो किसका उपयोग होता है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। इसी तरह NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो होता है क्लीजिंग एजेंट यानी निर्मलीकारक तथा अमोनिया लवण बनाने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो इसमें पढ़ेंगे ही आगे कि साबुन तथा धामन सोडा बनाने में, यानी साबुन तथा धामन सोडा बनाने में किसका उपयोग होता है, तो NaOH का। और एक नोट होता है, जो नोट कर लीजिएगा इसको, ये पूछ सकता है कि जो टूथपेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हल्का क्षारीय होते हैं, क्योंकि हमारे दांतों पर जो अम्ल होते हैं उसको उदासीन करने की जरूरत होती है। तो वही अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसीलिए उसको क्या बोला किया गया है कि टूथपेस्ट में हल्का सा क्षार मिलाया जाता है। ये देखिए टूथपेस्ट हल्का क्षारीय होता है, इस कारण यह दांतों के चारों ओर अम्ल के आधिक्य को क्या कर देता है, कम कर देता है। और यही कम करने के कारण जो दांत में जो होते हैं वो जो क्षय होते हैं उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा दिया, क्षारक के भी बारे में पढ़ा दिया। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अब जो है अगली टॉपिक वो है आयनिक गुणनफल, अर्थात ये क्या है, अगली जो है आयनिक गुणनफल। आयनिक गुणनफल कहते किसे हैं, आयनों में टूट जाना है, यानी एक होगा धन आयन तो दूसरा क्या होगा, ऋण आयन, यही ना होगा। तो देखिए स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, यानी क्या होगा H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सी आयनों के सांद्रण अर्थात OH- के गुणनफल के क्या होता है, ये बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो H+ आयन है और OH- आयन है, इनके गुणनफल के बराबर होता है क्या, जल का आयनिक गुणनफल। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो Kw से, अर्थात ये क्या हो जाएगा Kw, यानी इन्हीं के गुणनफल, यानी जो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों और हाइड्रोक्सी आयनों के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल, इसी के बराबर हो जाता है। अर्थात यहाँ पर देखना चाहे तो देख सकते हैं इसे, जैसे ये जल हो गए H2O, इनको अपने अपने आयनों में तोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे 2H+ आयन, और ये क्या हो जाएंगे OH- आयन। तो यही जो आयन टूटे हैं किसमें, एक हाइड्रोजन आयन तो दूसरा OH- आयन, अर्थात इन्हीं के गुणनफल को ही क्या, इन्हीं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर इसे लिख सकते हैं H+ और OH- बराबर Kw। ये क्या है, जल का आयनिक गुणनफल का ये। अब देखिए स्थिर ताप पर, स्थिर ताप
अर्थात क्या होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पाया गया कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अर्थात H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इनका जो गुणनफल पाया गया यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कहने का मतलब ये है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों के गुणनफल का मान जो है अर्थात H प्लस आयन और OH माइनस आयन की वैल्यू 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14 हो जाती है। कब? जब स्थिर ताप यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल के जो आयनिक गुणनफल हैं कितने, उसका मान कितना हो जाता है 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। जब ये दोनों आपस में हो जाए तब, यानी H प्लस बराबर OH माइनस, जब दोनों बराबर हो जाए तब क्या किया जाएगा, यहां पर इसको जब यहां पर लिख सकते हैं तब क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह पर H प्लस और ये क्या लिख देंगे H प्लस बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। ये क्या हो सकते हैं H प्लस के पावर 2 या 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14, तो ये हो सकते हैं। पावर से पावर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो H प्लस का मान कितना आ जाएगा 1 गुणे 10 के पावर माइनस 7। देखिए H प्लस और OH माइनस है, इन दोनों का मान इतना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी जब इन दोनों को बराबर कर दिया जाए तब, तो जब बराबर होंगे तो ये स्क्वायर हो जाएंगे, तो पावर पावर में कट जाते हैं। या तो ये भी तो हो सकता है OH माइनस का भी तो मान इतना हो सकता है, जब दोनों बराबर हैं तो हो जाएंगे। यानी यहां पर ऐसे लिख सकते हैं H प्लस आयन बराबर OH माइनस आयन बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ये क्या है, जल के आयनिक गुणनफल, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयनों के गुणनफल के बराबर होता है। और प्रयोगों द्वारा पाया गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कि इन दोनों के जो गुणनफल कितने होते हैं 1 गुणे 10 के पावर माइनस 14। और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या निकल जाएंगे 1 गुणे 10 के पावर माइनस 7। ये क्या थे, जल के आयनिक गुणनफल। इसी के आधार पर एक वैज्ञानिक आए थे सोरेनसन साहब, सोरेनसन। ये क्या किए थे 1909 में पीएच वैल्यू निकाल दिए थे, यानी पीएच मान। तो आइए अब देखते हैं उसको, पीएच मान को देख लेते हैं, क्योंकि ये तो जल के आयनिक गुणनफल निकल गए कि जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो कितने हो जा रहे हैं 1 गुणे 10 के पावर माइनस 7। तो अब आइए देखते हैं पीएच मान। तो अब आइए देखते हैं पीएच मान अर्थात पीएच वैल्यू। देखिए पीएच मान कहते किसे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल पीएच वैल्यू जरूर पूछता है। तो देखिए सन 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने बताया, डेनिश जो रसायनज्ञ थे कब खोज हुआ था, तो 1909 में बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक के मान को ही क्या, लघु गणक को उस विलयन का क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। अर्थात देखिए परिभाषा यह है कि 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ये है। तो आइए देखते हैं जैसे किसी का पीएच मान निकालना होगा तब, तो ये हो गया पीएच, लघु गणक बोला है ना, और क्या है ऋणात्मक, तो माइनस लॉग ये क्या हो जाएंगे पीएच, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता, यही है ना। तो ये लिख दिए, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 अपान के log बेस 10 1 अपान के H प्लस
आयन। देखिए लाग में क्या होते हैं, जब ये माइनस होते हैं ना तो वो क्या हो जाते हैं, लाग में पॉजिटिव बनाने के लिए उसको वो हर में ले आकर रख देते हैं। यानी ये क्या था, ऊपर था, तो उसको अगर नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से माइनस हट गए। अर्थात ये क्या थे, पीएच मान का सूत्र, यानी पीएच मान निकालने का सूत्र होता है। अर्थात देखिए माइनस लाग H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रता, जब ये माइनस को हटाएंगे तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कहाँ चला जाएगा, नीचे, यहाँ पर बेस 10 है। तो ये हो गए, यानी इसको जो पीएच मान होता है और लाग होती है ना, तो अभी आप लोगों के लिए नया है तो घबराइएगा मत, वो धीरे धीरे लगाने पर सब समझ में आ जाता है कि लाग क्या होते हैं। तो लाग को हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पीएच यानी लाग माइनस लाग H प्लस आयन, और ये अब देखिए पीएच मान का अगर कहा जाए कि यदि नोट में लिख लीजिएगा एक, कि अगर पीएच मान जो है 7 से कम आ गया तो उसे क्या बोलेंगे, अम्ल, वो अम्ल हो जाता है। यानी किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 7 से कम आ जाए तो उसे अम्ल कहते हैं, और अगर पीएच मान 7 से अधिक आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, क्षारक। और यदि पीएच मान 7 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उदासीन हो जाते हैं। यानी वो क्या कहलाते हैं, एक तरह से लवण हो जाते हैं। तो देखिए अगर 7 जो पीएच मान जो है 7 से कम होगा, यानी तो उसे क्या बोलेंगे, अम्ल। अगर पीएच का मान 7 से अधिक हो जाए तो क्षारक, और अगर 7 आ जाए तो उसे उदासीन कहते हैं। ये हो गए। आइए इस पर एक सवाल देख लेते हैं तब तक। देखिए पीएच वैल्यू पर इस पर एक सवाल भी देख लिया जाए जो एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे 1 बिलियन में हाइड्रोक्सिल आयन का सांद्रण 10 के पावर माइनस 11 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन की क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है। अर्थात यहाँ पर OH मान दिया है और क्या निकालना है, पीएच वैल्यू, यानी POH दे दिया, यानी OH का मान दिया है कितना। इसका सॉल्यूशन देख लिया जाए। जैसे OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन का मान कितना दिया है, 10 के पावर माइनस 11 मोल प्रति लीटर, यानी इसको हिंदी में लिख देते हैं मोल प्रति लीटर। ये हो गए। अब क्या करेंगे, इसका POH निकालना है ना, तो POH बराबर माइनस लॉग बेस 10, और यहाँ पर OH माइनस आयन, यही ना होगा जो सूत्रवा है, अभी बताए हैं सूत्र से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस लॉग बेस 10 और 10 के पावर माइनस 11, ये हो जाएंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे, देखिए लॉग में है ना, लॉग माइनस x के पावर n, तो n क्या हो जाते हैं, आगे आ जाते हैं, अर्थात n log x ऐसे हो जाते हैं। यानी n जो है पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, लॉग के आगे आ जाते हैं। तो इसी तरह इसके पावर क्या है, माइनस 11, तो माइनस 11 को क्या करेंगे, आगे भेज दें, यानी माइनस 11, और ये क्या हो जाएगा, क्या अंदर बचेंगे, log बेस 10 इंटू 10। तो देखिए इसका मान तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो हटाएंगे तो 11, लेकिन माइनस लॉग बेस 10 इंटू 10 का मान होता है 1, अर्थात इसकी जो वैल्यू होती है कितना होता है 1, तो ये क्या हो जाएंगे 11, अर्थात POH का मान कितना आ गया 11। तो हमको क्या निकालना है, पीएच मान निकालना है, जबकि ये क्या है अभी POH। तो पीएच प्लस POH बराबर 14, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर ही तो 14 हो रहे हैं, 14 मान हो रहा है। तो क्या करेंगे, PH प्लस 11 बराबर 14, तो PH बराबर 14 माइनस 11, तो PH बराबर कितना आ जाएगा 3। देखिए सवाल तो ऐसे ही आएंगे, आपको आंसर भी तुरंत मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर कितना मान आया है 3, अगर ऐसे सवाल अगर आएंगे तो यहाँ पर कितना लिखा है -3 ना, इसको तुरंत घटा दिए किसमें 14 में से, तो तुरंत क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी, कितना आ गया 3। अगर यही कह दे
कि 10 के पावर 12 माइनस 12, तो pH मान बताइए। तो तुरंत 14 में से क्या करिएगा, 12 को घटा दीजिए। अगर 10 के पावर माइनस 9 है, तुरंत 14 में से क्या करिए, 9 को घटा दीजिए। यानी जो पावर दिया उसको तुरंत यहाँ पर क्या करिए, घटा दीजिए। लेकिन शर्त ये रहेगा कि ये ऐसा दिया रहेगा तब, ना तो ऐसे दे दे 2 × 10 के पावर माइनस 4, तब यहाँ पर log 2 का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो वो अलग है। लेकिन अगर आप लोगों को जनरली ऐसा ही पूछा जाता है कि उसकी डायरेक्ट ऐसा ही मान दिया रहेगा और कहेगा कि इसका मान बताइए। तो ये क्या थे, pH मान यानी pH वैल्यू निकालने के लिए न्यूमेरिकल। अब आते हैं अगली टॉपिक पर, जो क्या है, लवण। अर्थात ये जो लवण है वो भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब अगली टॉपिक को देखते हैं। देखिए जो अगली टॉपिक है वो है लवण अर्थात सॉल्ट। सॉल्ट कहते किसे हैं, अर्थात किसी अम्ल और क्षारक के उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो प्राप्त यौगिक होगा, अर्थात जो प्राप्त आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। अर्थात आयनिक ठोस होंगे, अर्थात इसमें धन आयन और ऋण आयन क्या होंगे, आपस में मिले होंगे। अर्थात यहाँ पर देखिए किसी अम्ल तथा क्षारक, अम्ल वह होते हैं जो धन आयन देते हैं और क्षारक वह होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और इस क्रिया में क्या बनते हैं, लवण तथा जल बनते हैं। अर्थात आइए इसका देख लेते हैं रिएक्शन। जैसे कोई एक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल में हम ले लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और एक क्षारक ले लेते हैं, कौन सा, NaOH। तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो बनेंगे, एक क्या बनेंगे, आयनिक ठोस। देखिए यहां से ये बन जाएंगे, जैसे इसको मिटा दिए, ये क्या बनेंगे, NaCl, क्या बन गए, NaCl। यानी ये क्या हो जाएंगे, एक साल्ट, साल्ट यानी लवण, इसको लवण बोल सकते हैं। और साथ में क्या बनेंगे, देखिए यहां से HOH, HOH यानी ये इसको H2O भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, जल, ये जल बन गए। तो देखिए बच्चा, ये जल यानी इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये हो गए सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक तरह से साधारण नमक है। और ये क्या है, अम्ल, ये अम्ल हो गए। और ये क्या हो जाएंगे, क्षारक। यानी अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो आयनिक ठोस बनते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लवण या फिर साल्ट। और उसके साथ साथ क्या निकल गए, जल निकल गए। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया से, यानी यहां से HCl है, यानी HCl, Cl पर एक ऋण आयन और हाइड्रोजन पर एक धन आयन, ये हो गए। इसकी अभिक्रिया ऐसे करा सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, H प्लस और Cl माइनस। और ये क्या हो जाएंगे, NaOH। इसकी भी अभिक्रिया कराना चाहें तो देख लीजिए, Na प्लस और OH माइनस। तो यही क्या है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी H किसके साथ जुड़ गया, OH, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएंगे। NaCl यानी एक प्लस, एक धन आयन और एक ऋण आयन आपस में मिलकर क्या कर लिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कर लिए। यानी यही उदासीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा जो लवण प्राप्त होता है, जो लवण प्राप्त होते हैं। और ये क्या होते हैं, इस क्रिया में जल भी बनते हैं। अर्थात अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं, तो लवण का। तो इन सबको भी आगे बता दे रहे हैं। देखिए अब इसका देखेंगे रासायनिक गुण। अर्थात रासायनिक गुण में जो आता है पहला, कि गर्म जल से अभिक्रिया। अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल से अभिक्रिया करने पर क्या बनते हैं, तो देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को गर्म जल से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस क्या होती है, मुक्त होती है।
अर्थात देख लेते हैं इसका रिएक्शन कि विरंजक चूर्ण है अर्थात CaOCl2 की अभिक्रिया किसके साथ करा दें, गर्म जल के साथ, यानी इसको क्या कर दिए, गर्म कर दिए, गर्म जल से अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्लोरीन गैस, यानी CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। ये क्या हो गया, क्लोरीन। और बाकी इनका तो नाम आप जानते हैं, विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर, और ये है जल, और ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी इससे जो हमको मिला है क्या, गर्म जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। अर्थात विरंजक चूर्ण को जब हम गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया हमको प्राप्त होती है। इसी तरह दूसरा आता है ऊष्मा का प्रभाव, अर्थात यह जो होता है ऊष्मा के प्रभाव से इनके क्या होते हैं, तो इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। अर्थात ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं अपने अवयव में। तो देख लेते हैं इसका भी रिएक्शन CaOCl2, तो इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। तो गर्म करें, यानी इसमें क्या हुआ है, ऊष्मा का प्रभाव, यहां पर लिख सकते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो क्या बनेंगे, CaCl2 और क्या निकल रहे हैं, ऑक्सीजन अर्थात O2। तो यहाँ पर 2 हो गए ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे 2, और यहाँ पर भी लगा देंगे 2। तो ये क्या निकल गए, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। ये क्या हो गए, यानी जब विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर पर ऊष्मा का प्रभाव डालते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। उसी तरह आता है तीसरा नंबर, उत्प्रेरकीय अपघटन, अर्थात उत्प्रेरक के उपस्थिति में विरंजक चूर्ण क्या प्राप्त करते हैं। तो देखिए विरंजक चूर्ण कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के बाद ऑक्सीजन देता है। इसमें भी क्या हो जाते हैं, अपघटन हो जाते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में। तो इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं कि CaOCl2 किसकी उपस्थिति में, तो कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, तो क्या बन जाएंगे 2CaCl2 और क्या दे दे रहा है, ऑक्सीजन। अर्थात ये भी किसमें परिवर्तित हो जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन में। अर्थात ये भी क्या है, ये दोनों का अभिक्रिया देखिए सेम है, लेकिन यहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव है और यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैल्शियम क्लोराइड बन रहे हैं और क्या मिल रहे हैं हमको, ऑक्सीजन। अर्थात ये क्या थे, इसके रासायनिक गुण, किसके रासायनिक गुण थे, तो विरंजक चूर्ण के। अब इसका उपयोग भी देख लिया जाए। देखिए ब्लीचिंग पाउडर के जो उपयोग होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है जीवाणु नाशक के रूप में, अर्थात जितने भी जीवाणु हैं इन ये जो है ब्लीचिंग पाउडर उनको क्या कर देता है, मार देता है। अर्थात पानी में अगर जीवाणु हैं तो उनमें अगर मिला दिया जाता है, यानी डाल दिया जाता है ब्लीचिंग पाउडर को, तो उसमें जितने भी जीवाणु होंगे अर्थात जितनी भी बैक्टीरिया होंगी उनको ये पूरी तरह से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और नष्ट के साथ साथ क्या करता है, जल की शुद्धिकरण में, अर्थात ये क्या कर देता है, जल को शुद्ध कर देता है। इसके बाद आता है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, अर्थात जो ऊन होते हैं अगर उनकी सफाई होती है तो सिकुड़न आ जाती है, तो उस सिकुड़न को बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। इसके बाद ऑक्सीकारक के रूप में भी इनका उपयोग होता है। और इसके जो हम लोग चीनी अर्थात शुगर को सफेद करने में, अर्थात चीनी को सफेद करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर के। ये जितने थे यानी उपयोग, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर के हमने क्या बताया आप लोगों को, रासायनिक नाम, उसके सामान्य नाम, अणु सूत्र, अणु भार, इसके बाद बनाने की विधि, और उसके बाद हम बताए हैं उसकी
भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। अगर ये पूरा पूछेगा तो आप लोगों को पूरे में पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया तो पूरा, अन्यथा इसमें से कुछ इसका उपयोग पूछ सकता है, या इसके रासायनिक गुणों में पूछ सकते हैं, या फिर इसके निर्माण की विधि, ये सब भी पूछ सकते हैं। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए अगली जो टॉपिक है वो है बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम पढ़ डालिएगा। अर्थात बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ये आप लोगों की क्या थी अगली टॉपिक, क्योंकि विरंजक चूर्ण आप लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ा जाएगा बेकिंग सोडा। तो जिसका रासायनिक नाम क्या होते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट। अर्थात बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है उसे क्या कहेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका सामान्य नाम होता है खाने का सोडा, अर्थात ये खाने वाला सोडा होता है। इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। Na का मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 है तो कार्बोनेट। और इसका अणु भार कितना होता है तो 84 यानी 84 इसकी। अब आते हैं इसका जो अगला टॉपिक है वो है निर्माण की विधि। तो इसके निर्माण की विधि में क्या किया जाता है कि सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में, अर्थात सोडियम कार्बोनेट को ले लेंगे और उसमें क्या कर देंगे, जल डाल देंगे, यानी संतृप्त जल डालेंगे और उसमें CO2 अगर प्रवाहित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3। इनमें क्या किया जाएगा, जल, और इस जल में क्या किया जाएगा, CO2 गैस। तो क्या प्राप्त होंगे, NaHCO3 ये प्राप्त हो गए, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ में क्या प्राप्त होंगे, तो देखिए यहां से अगर हम इसको, ये हो गए, तो देखिए अर्थात सोडियम कार्बोनेट ये हो गए, सोडियम कार्बोनेट ये हो गए सोडियम कार्बोनेट, ये हो गया संतृप्त जल यानी इसको जल, और ये क्या हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। यानी सोडियम कार्बोनेट में क्या किए हैं, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेंगे और उसमें क्या करेंगे, CO2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं इसका देखते हैं भौतिक गुण, अर्थात इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है और जो जल में क्या हो जाते हैं, ये विलय हो जाते हैं। अर्थात इसको जब जल में डाला जाता है ये, तो ये क्या हो जाते हैं, उसमें जाकर घुल जाते हैं। तो अर्थात ये क्या थे इसके भौतिक गुण, कि भौतिक गुण क्या होते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और ये जल में क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। अर्थात बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र, अणु भार, बनाने की विधि में सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन लेंगे और उसमें CO2 प्रवाहित कराएंगे तो क्या मिल जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आते हैं इसको देखते हैं इसका रासायनिक गुण। तो आइए अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। अर्थात रासायनिक गुण में जो पहला नंबर आता है ऊष्मा का प्रभाव, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जब सोडियम कार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर गर्म करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। अर्थात ये जो था सोडियम क्या थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, अर्थात NaHCO3 को कितने पर गर्म कर दें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक,
अधिक ताप पर तो क्या परिवर्तित हो जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में क्या निकल जाएंगे, इनके अवयव अर्थात H2O और CO2, ये क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अर्थात देखिए सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट था किसमें परिवर्तित हो गए, सोडियम कार्बोनेट में, और साथ में जल और CO2, अर्थात इन्हीं के द्वारा ना ये बनाया गया था सोडियम कार्बोनेट। और जब गर्म करते हैं तो यही रिएक्शन क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरा है जल अपघटन, अर्थात जल अपघटन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्या बना लेता है, क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। अर्थात इसमें जब जल का क्या कराया जाएगा, अपघटन कराया जाएगा तो क्षारीय विलयन प्राप्त होता है। अर्थात इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए बच्चा, NaHCO3 ये हो गए। अब इसमें क्या करा देते हैं, जल अपघटन, अर्थात जल से अभिक्रिया करा दें तो क्या प्राप्त हो जाते हैं, क्षारीय विलयन। अर्थात यहां से क्षारीय विलयन NaOH हो गया, और एक दुर्बल अम्ल प्राप्त होता है जिसका नाम है H2CO3, अर्थात ये होता है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जो क्या होता है, एक अपने आप में दुर्बल अम्ल है। देखिए यानी हम लोगों को मिला क्या, क्षारीय विलयन। क्षारीय विलयन का नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड NaOH, और इसके साथ में क्या प्राप्त हुए हैं, H2CO3, अर्थात कार्बोनिक अम्ल, जो क्या है, एक दुर्बल अम्ल है। इसका नाम आप लोगों को पता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये क्या है, एक क्षारीय विलयन है, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और तीसरा जो है अम्लों से क्रिया, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ना, अम्ल से क्रिया करके लवण तथा क्या बना लेता है, CO2 गैस का निर्माण करता है। अर्थात देख लेते हैं इसका भी रिएक्शन। अर्थात ये कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएंगे, NaHCO3 क्या है, कोई ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, तो अम्ल से। तो कोई एक अम्ल ले लेते हैं, H2SO4, तो क्या बनाएंगे, लवण। तो लवण के लिए Na2, यहां पर लवण बनेंगे तो इसको 2 कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बनेंगे क्या, Na2SO4, ये क्या हो गए, एक तरह से लवण हो गए, और साथ में निकलेंगे H2O और 2CO2, ये निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहां पर Na2 ये हो जाएगा और SO4 ये बन गए। अब क्या होंगे, एक H यानी H2O, यानी H2 है, यहां का क्या ले लेंगे, O ले सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे H2O, और क्या बचेंगे अंत में CO2, अर्थात 2CO2। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, CO2 और O, तो ये जो है अभिक्रिया हो जाएगी H2O, Na2SO4 निकल गया, क्या बचे हैं 2CO2, तो यही क्या निकल गए 2CO2। अर्थात ये क्या थे, इसके बेकिंग सोडा या खाने के सोडा का रासायनिक गुण, अर्थात ब्लीचिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये रासायनिक गुण थे। अब इसका उपयोग भी देख लिया जाए। तो देखिए बेकिंग सोडा या खाने के सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला जो है अमाशय, अर्थात अमाशय या पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। जैसे कोई नहीं होता है कि अम्लीयता यानी एसिड बढ़ जाती है, तो उस एसिड को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, खाने के सोडा अर्थात सोडा का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो अम्लीयता होती है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है, जिससे जो एसिडिटी बढ़ी थी अब वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और दूसरा है बेकिंग पाउडर के निर्माण में अर्थात बेकिंग पाउडर के निर्माण में। तीसरा जो चर्म रोगों के निदान में अर्थात जो चर्म रोग होते हैं उसके निदान में इनका उपयोग किया जाता है। और चौथा जो है आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग जो बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, CO2, और CO2 क्या करता है, वो आग बुझाने का काम करता है। तो ये थे क्या, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट जो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनाने की विधि, इसके बाद उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, ये सब थे। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चा, अब जो है अगला जो टॉपिक है वो है विरंजक चूर्ण। अर्थात ये क्या है, आप लोगों की क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये जो है आप लोगों की क्लास में यूपी बोर्ड के लिए ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थात इसको हर साल इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। जैसे वो टॉपिक है विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। देखिए इसका नाम जो है रासायनिक नाम कि कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट या फिर क्लोराइड ऑफ लाइम, इसका जो रासायनिक नाम है। इसका सामान्य नाम क्या है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसके जो सामान्य नाम है इन्हीं को कहा जाता है विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। इसका अणु सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 यानी कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड का जो अणु सूत्र होता है CaOCl2। और इसका जो अणु भार होता है, कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि CaOCl2 का अणु भार बताइए, तो इसका अणु भार कितना होता है, 127। अब आता है बात इस पर कि बनाने की विधि का वर्णन कीजिए या फिर बनाने की विधि। तो देखिए विरंजक चूर्ण को या अर्थात ब्लीचिंग पाउडर को क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का निर्माण सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा क्या किया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। अर्थात बुझे हुए चूने पर क्या किया जाता है, क्लोरीन की क्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ये तो आपकी बनाने की जो विधि है इसकी ये तो एक परिभाषा है, लेकिन इसका मेन जो पार्ट होता है वह होता है इसका रिएक्शन। अर्थात बुझे हुए चूने का जो सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये हो गया। और इस पर किसकी अभिक्रिया करा दे रहे हैं, क्लोरीन की अर्थात Cl2 की। तो क्या मिल रहे हैं, ये CaOCl2 अर्थात CaOCl2 और साथ में क्या निकल जाएंगे, H2O अर्थात यही क्या है, विरंजक चूर्ण इसी को बोला जाता है। और साथ में क्या निकल गए, जल। अर्थात सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होते हैं, विरंजक चूर्ण, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया ये है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन। और ये हम लोगों का विरंजक चूर्ण, इसको क्या कहते हैं, जल। अर्थात ये हम लोगों को क्या हुआ, प्राप्त हुआ किसके, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की एक विधि है। अब आते हैं अगला जो है भौतिक गुण अर्थात विरंजक चूर्ण के जो भौतिक गुण होते हैं उसके बारे में। जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की भी व्याख्या कीजिए। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ये जो पूरी टॉपिक है ना, पूरे में लॉन्ग में अगर पूछेगा तो ये पूरा लिखना आप लोगों को पड़ेगा। नहीं तो
अगर इसमें से भी अगर पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण की विधि बताइए तो इसको शॉर्ट में पूछ लेगा, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछेगा तो ये पूरा लिखना पड़ता है। तो आइए इसके देखते हैं भौतिक गुण क्या होते हैं। तो ये जो विरंजक चूर्ण होते हैं हल्के पीले रंग के चूर्ण होते हैं, अर्थात पाउडर होते हैं। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है तो दुधिया कलर का होता है, दुधिया होता है, यानी दुधिया कलर का होता है। जब इसको जल में घोलते हैं तो इसका विलयन कैसा आ जाता है, दुधिया आ जाता है। और इसमें से क्लोरीन की गंध आती है, अर्थात क्लोरीन की जो गंध होती है इसमें आती है। क्यों आती है तो यहाँ पर ये है, इसमें CaO है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या है क्लोरीन, यानी इसमें जो है किसकी गंध आती है तो क्लोरीन की गंध आती है। अर्थात ब्लीचिंग पाउडर अर्थात व्यंजक चूर्ण के यहाँ पर क्या लिखे हैं, रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र, अणु भार, बनाने की विधि, भौतिक गुण, ये तो अभी बताए हैं। अब जा रहे हैं इसको बताने किसका, इसका रासायनिक गुण और इसके उपयोग। तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए जो अगली टॉपिक है वो है धामन सोडा या फिर धोने का सोडा, जिसको वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। अर्थात धामन सोडा जिसके रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अर्थात इसमें क्या होंगे, सोडियम होंगे, देखिए यहाँ पर सोडियम, इसके बाद कार्बोनेट, डेक है ना यानी 10, हाइड्रेट मतलब H2O। अर्थात इसके जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसके जो सामान्य नाम होते हैं धामन सोडा या सोडा एस। ये इसके क्या है सामान्य नाम। अणु सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, और इसका अणु भार कितना होता है 286। तो देखिए इसके निर्माण की विधियां, इसके जो निर्माण की विधियां होती हैं वो 3 स्टेप में पूर्ण होती हैं। पहले स्टेप में क्या किया जाता है, अमोनिया से अभिक्रिया कराया जाता है। फिर जो अमोनिया से जो पदार्थ बनेंगे उसका क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है। फिर इसके बाद उसको जल में विलय कर दिया जाता है। तो क्या प्राप्त होते हैं, धामन सोडा या फिर धोने का सोडा। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, NaCl के ठंडे तथा सांद्र विलयन को अमोनिया तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनते हैं। अर्थात NaCl को पहले ले लें, NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो अमोनिया के साथ, और अमोनिया के साथ क्या करा रहे हैं, सांद्र विलयन है यानी H2O, और इसमें क्या मिला दिए CO2। देखिए इतने सब मिले हैं कि सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, H2O और CO2 से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त हो रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। ये तो प्राप्त हो गए। देखिए CO3 ये बन गए, Na एक H यहां से ले लेते हैं, इसको HOH लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे आप, NaH ये CO3, ये तो बाहर निकल गए। देखिए Na मिल गए, इसके बाद इसका एक H, अब फिर क्या बने हैं CO3, तो ये निकल गए। अब क्या बचेंगे NH4, देखिए NH4 और क्या है Cl, तो ये क्या मिल जाएंगे NH4Cl, यानी ये हम लोगों को क्या मिले टोटल, यानी NaCl अमोनिया जल और CO2 से अभिक्रिया कराने को सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका नाम तो आप लोगों को पता ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका नाम अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड ये मिल गए। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को ले लेंगे और इसका क्या करेंगे, पहले पृथक करेंगे, फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर कर कर पहले उसको पृथक करेंगे, पृथक कर कर फिर क्या कर देंगे, उसको गर्म कर देंगे। तो देख लेते हैं NaHCO3 को ले लिए, तो क्या बनेंगे, तो यहाँ पर 2 ले लेते हैं क्योंकि इसको गर्म करेंगे तो वही फिर से बनेंगे Na2CO3 प्लस
H2O और क्या निकल गए, CO2। यानी जो अभी ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या हो गए, अपघटित हो गए किसमें, सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2। इसको सोडा क्षार भी बोला जाता है, सोडा क्षार। देखिए सोडा क्षार है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार भी बोला जाता है। इस सोडा क्षार को क्या करेंगे, जल में विलय किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या मिल जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अर्थात इसमें जल के 10 अणु को इसमें क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा अर्थात Na2CO3 प्लस 10H2O। तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O। यही क्या हो गए, धावन सोडा। यानी धावन सोडा बनाने की 3 स्टेप यहाँ पर है। पहला स्टेप में क्या किया गया, सोडियम क्लोराइड को अमोनिया, जल और CO2 से प्रवाहित किया गया, तो क्या प्राप्त हुए, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर क्या किया गया, फिल्टर किया गया, फिल्टर कर उसको पृथक कर किया गया, फिर उसको सुखाया गया, तो क्या प्राप्त हुए थे, सोडा क्षार। और जल और CO2 क्या हो गए, उसमें से निकल गए। और लास्ट में जो है अजल, यानी इसमें कोई जल नहीं है, तो अजल यानी सोडा क्षार में हम क्या करेंगे, जल के 10 अणु प्रवाहित करेंगे, तो धामन सोडा प्राप्त हुआ है। तो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो आइए अब इसका क्या देखते हैं, भौतिक गुण। देखिए इसके भौतिक गुण, अर्थात धामन सोडा के भौतिक गुण में पहला है, सोडियम कार्बोनेट सफेद रंग का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, अर्थात ठोस पदार्थ होता है। Na2CO3 सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा है, यह जल में विलय होने के बाद पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, उष्मा उत्सर्जित करता है। अर्थात जब इसको जलीय विलयन में, यानी इसको जब जल में घोला जाता है तो पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, उष्मा उत्सर्जित करता है। और निर्जल Na2CO3 चूर्णित अवस्था यानी चूर्ण रूप में होता है, यानी महीन होता है। तो इस महीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस कहा जाता है। अर्थात ये क्या थे, इसके भौतिक गुण। अब पढ़ा जाएगा इसके रासायनिक गुण। तो अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण, अर्थात धामन सोडा का रासायनिक गुण में क्या होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि रासायनिक गुण में इसमें क्या होता है, उष्मा का प्रभाव, अर्थात उष्मा के प्रभाव से धामन सोडा में क्या परिवर्तन होता है उसको देखा जाए। तो अगर धामन सोडा को, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एक उत्फुल्ल क्या है, यौगिक है, यानी बहुत ही ज्यादा क्या है, सक्रिय यौगिक है। अतः इसे सूक्ष्म हवा में खुला छोड़ने पर, अगर इसको हवा में छोड़ दिया जाता है तो इसके क्रिस्टलन के जो 9 अणु जल हैं वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और लास्ट में क्या बचता है, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। अर्थात देखिए क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एक उत्फुल्ल यौगिक है। अतः इसे सूक्ष्म हवा में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलन के 9 अणु निकलने के बाद यह सोडियम कार्बोनेट एक जल है तो मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर 10 अणु थे जल के तो डेकाहाइड्रेट, यहाँ पर क्या है, एक है तो क्या लिखेंगे, मोनोहाइड्रेट। अर्थात इसका जो रासायनिक रिएक्शन होगा देख लेते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O को क्या किया जाएगा, सूक्ष्म हवा में खुला छोड़ने पर तो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे Na2CO3 इंटू H2O और 9 जल के अणु क्या हो गए, निकल जाते हैं। यानी ये रिएक्शन हुआ। हाँ, लेकिन इसको और अधिक ताप पर अगर गर्म कर दिया जाए तो इसमें जो जल के जो थोड़ी सी भी मात्रा है वो भी क्या हो जाएगी,
निकल जाएगी, अर्थात इसको और अधिक ताप पर गर्म कर देते हैं, Na2CO3 इंटू H2O को अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या निकल जाएंगे, Na2CO3 प्लस H2O, यानी ये क्या निकल जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट या इसको सोडा क्षार भी बोला जाता है, ये भी होता है। अर्थात देखिए सोडियम डेकाहाइड्रेट किसमें परिवर्तित हो गया, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, और 9 जल के अणु निकल गए और उसको और अधिक गर्म कर दिया जाए तो जल के जो अणु थे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से निकल जाएंगे और हम लोगों को क्या मिलेंगे, सोडा क्षार। ये थे इसके रासायनिक गुण। अब इसके उपयोग भी देख लेते हैं, अर्थात धामन सोडा का। तो ये इसका उपयोग में पहला आता है कि जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा आता है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में, अर्थात आग बुझाने वाले यंत्र जो आते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। और आता है बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक तथा सुहागा के निर्माण में भी इनका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। अर्थात ये क्या थे, क्रिस्टलीय जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या फिर धामन सोडा का हमने उसका निर्माण, अणुभार, उसके सामान्य नाम, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को हम बता दिए। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए अगली जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पीओपी। अर्थात देखिए यहाँ पर पीओपी का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। अर्थात ये जो होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो जैसे नहीं होता है कि कोई टूट जाता है, हाँ हड्डी टूट जाती है तो आप प्लास्टर इसको करने में काम आता है, या घर में जो होते हैं दीवालों पर पुट्टी करने में इसके काम आते हैं। तो आइए आप देखते हैं इसके रासायनिक नाम। तो इसके रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, और फिर दिया हेमीहाइड्रेट यानी आधा जल, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O को ही क्या बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी पीओपी। इसका सामान्य नाम उन लोगों को पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जाकर कहिए दुकानों पर तो पीओपी दीजिए तो वो तुरंत यही देते हैं, पीओपी दे देते हैं। इसका अणु सूत्र तो ये हो गया, अणु भार इसका 136.134 होता है। अर्थात इसके जो अणु सूत्र होते हैं इतने होते हैं, 136.134। अब आता है कि इसके निर्माण की विधि बताइए। देखिए पीओपी के निर्माण की विधि क्या होती है, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट यानी कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम को, यानी इसमें क्या होंगे, जिप्सम का फार्मूला होता है 2H2O, ये होते हैं, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम। ये होता है को 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण द्वारा, यानी निर्जलीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर पीओपी का निर्माण हो जाता है। अर्थात ये क्या थे इसके निर्माण की विधि। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म कर दिया जाए कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या कर दिया गया, गर्म कर दिया गया, तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी यही है ना, पहले इसको निकाल दिया जाए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। यहां से देखिए इसमें से दो में से आधा क्या हो गए हैं, H2O बाहर निकल गए हैं, तो अब कितना बचेंगे, 1.5, तो 3/2 H2O, यानी ये क्या है 1.5 H2O, यानी वही ना हुआ, 3/2 को 1.5 और 0.5 ये है। अर्थात ये क्या थे, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जल निकल गए। अर्थात ये है इनके निर्माण की विधि। और सबसे बड़ी चीज होती है कि जब तक फार्मूला नहीं याद होगा तब तक तो मुश्किल है बनाना। तो जिप्सम का देखिए यहाँ पर ये अणु, इसका जो पीओपी का अगर सूत्र याद रहेगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो जिप्सम में से क्या करेंगे, आधा जल को निकाल देंगे और क्या करेंगे, 1.5 जल को बाहर, यानी इसको देख लीजिए निकल गए। अब आता है इसका भौतिक गुण।
तो इसके भौतिक गुण जो होते हैं, तो पीओपी जो होता है एक सफेद रंग का क्या होता है, चूर्ण होता है, जो जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। अर्थात ये इनके क्या हैं, भौतिक गुण, ये इनके निर्माण विधि, इसके बाद इनके रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणु सूत्र। अब इसका देखा जाएगा रासायनिक गुण और उपयोग। अब देखिए इसके रासायनिक गुण, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर अगर गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, निर्जल पीओपी अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, जिसे मृत तापित प्लास्टर भी कहते हैं। अर्थात उसमें जो हाफ H2O बचा था वो भी क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और क्या मिलते हैं, निर्जल, अर्थात उसमें कोई जल नहीं रहेगा, और क्या प्राप्त होंगे, पीओपी। और जब उसमें जल की मात्रा नहीं रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे, मृत तापित प्लास्टर। अर्थात इसके जो रासायनिक जो सूत्र होंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया को देख लिया जाए, CaSO4 इंटू हाफ H2O, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यही ना। इसको कितने पर गर्म कर दे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, यानी इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे, CaSO4 प्लस हाफ H2O, ये क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, ये हो गए। तो देखिए ये क्या है, इसको निर्जल पीओपी भी बोला जाता है, निर्जल पीओपी यानी निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल के अणु जो थे वो क्या हो गए, बाहर निकल गए। इसी को क्या बोलेंगे, मृत तापित प्लास्टर भी इसी को बोला जाता है। अब आते हैं दूसरा कि जल से अभिक्रिया। देखिए एक तो हो गया उष्मा का प्रभाव, दूसरा हो गया जल से अभिक्रिया। तो देखिए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल से अभिक्रिया करा दिया जाए तो हम लोगों को जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जल से ही तो प्राप्त हुआ था, जल के ही अणु तो निकल कर आए थे, पीओपी बने थे, तब जल से ही अभिक्रिया करा देंगे तो क्या मिल जाएंगे, जिप्सम। अर्थात ये रिएक्शन को आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आता है कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग सीधे प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे वो कर देंगे अभिक्रिया, जल से, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना भी कहा जाता है। अर्थात ये जो ही उसमें जल डालेंगे पीओपी में तो क्या लगता है, जमने लगता है, और यह क्रिया क्या होती है, उष्मा क्षेपी होती है। तो ये इसके भी अभिक्रिया देख ले। अर्थात ये जो थे CaSO4 इंटू हाफ H2O की अभिक्रिया किससे करा दें, जल से। जो जल निकला था वही जल से अभिक्रिया करा दिए तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी क्या प्राप्त हो गए, जिप्सम। देखिए ये जिप्सम बनाने की विधि भी है, यानी निर्माण विधि। अगर जिप्सम का पूछेगा कि निर्माण विधि बताइए तो यही रिएक्शन को आप लोग क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों हो गए, एक तो उसके रासायनिक गुण हो गए पीओपी में कि पीओपी को जल से अभिक्रिया करा दिया गया, और इसी में क्या हो गया कि जिप्सम का निर्माण कैसे होता है, तो पीओपी को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जिप्सम प्राप्त हो जाता है। अर्थात ये क्या थे, पीओपी के रासायनिक गुण। अब आइए देखते हैं इसके उपयोग। तो देखिए पीओपी के अब उपयोग भी देख लेते हैं कि पीओपी के जो उपयोग में आते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर हो जाता है कि टूटी हुई हड्डी, यानी कहीं अंग में अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उसको जोड़ने में क्या किया जाता है, तो वहां पर प्लास्टर किया जाता है, यानी उसको पूरी तरह से प्लास्टर कर देते हैं, जिससे हड्डी जोड़ने में क्या हो जाती है, मदद हो जाती है। फिर आता है कि मूर्तियां तथा खिलौने बनाने हैं, जो इस समय मार्केट में चल रहे हैं कि मूर्ति और खिलौने जो बन रहे हैं इस समय पीओपी के ही सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। और इसके बाद इसका उपयोग दंत चिकित्सा, यानी जो दांत में जो उसको उसके साँचे को निकालना होता है, साँचे में बैठा कर, तो इसके लिए उपयोग होता है। और दीवारों पर इसको क्या किया जाता है, पुट्टी किया जाता है, जिसको चिकना करने में दीवारों को क्या कर देते हैं,
अगर पीओपी अगर दीवारों पर चढ़ा दिया जाता है तो क्या होते हैं, इससे दीवार चिकनी हो जाती है। अर्थात ये क्या थे आप लोगों के पीओपी के रासायनिक नाम, सामान्य नाम, अणुसूत्र, अणुभार, उसके निर्माण विधि के बाद भौतिक गुण के बाद रासायनिक गुण में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है जिप्सम का निर्माण, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद उपयोग। देखिए अच्छा, ये जो चैप्टर हमने पूरी तरह से आप लोगों को पूरा बता दिया। तो जैसे ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और वो हम रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं को हमने एक पार्ट में पूरी तरह से बता दिया। दूसरे पार्ट में आप लोगों को लेकर आए थे अम्ल क्षारक और सूचक, जो लवण है आपके, जो केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर है, क्या है कि अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये भी हमने पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया। अर्थात ये पूरी तरह से खत्म। अब अगला जो चैप्टर है उसको भी हम पूरी तरह से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।